अगला पेपर संकलनकर्ता एग्जाम 2016 का है। ये एग्जाम 21 सितंबर 2016 को आयोजित हुआ था। तो चलिए इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो संयुक्त सीमा वाले जिलों को हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में संयुक्त जिलों के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि बांसवाड़ा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा रखता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। एक बार आपको पुनः बता देता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये बांसवाड़ा है और गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो ये राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों के साथ में लगती है। इसके अलावा धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़ भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनकी सीमा दो राज्यों के साथ में लगती है। बाड़मेर और गंगानगर की सीमा एक राष्ट्र और एक राज्य के साथ में लगती है। ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश की लगती है और सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में राजस्थान की लगती है। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है और बाकी जो 5 राज्य है, इन राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा 4850 किलोमीटर लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन है अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो, रघुनाथगढ़। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें पर्वत चोटियों की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो अचलगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई 1380 मीटर है, खो की ऊंचाई 920 मीटर है, सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है ये 1055 मीटर है। तो इस प्रकार से इन सभी पर्वत चोटियों में देखा जाए तो अचलगढ़ पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई 1380 है। यह सिरोही में, खो जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में और सज्जनगढ़ उदयपुर में। सज्जनगढ़ में 2015 में एक बायोलॉजिकल पार्क की भी स्थापना की गई थी। इस प्रश्न को आगे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये चारों पर्वत चोटी दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इन पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में आपको अगर व्यवस्थित करने को कहे तो 1 नंबर पर अचलगढ़ रखेंगे, 2 नंबर पर रघुनाथगढ़, 3 नंबर पर सज्जनगढ़ और 4 नंबर पर खो पर्वत चोटी को रखेंगे। ठीक है। और राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप भलीभांति जानते होंगे, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर है। इसके अलावा आपको जो ये पर्वत चोटी है, इनको सभी को तो आप नहीं रख सकते और ना रखनी है, लेकिन ये जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई आपको मीटर के साथ ही साथ फीट में भी याद रखना है। ठीक है। जब हम मीटर को 3.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर है वो फीट में आ जाता है। ठीक है। तो अगर इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 मानी जाए तो फीट में पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 5749 फीट और 1727 मानी जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 5666 फीट। ठीक है। तो ये डेटा है, आप आसानी से याद रख पाएंगे। 5666 इसकी ऊंचाई फीट में है। ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। अब आप कंफ्यूज होता होगा कि 1722 माने या 1727 माने। तो अधीनस्थ बोर्ड ने कई बार प्रश्न पूछा है। एक बार इन्होंने 1727 को सही माना है, एक बार 1722 को सही माना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आया जिसमें 1722 और 1727 दोनों ऑप्शन में दिए गए हो। ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्भव होता है और राजसमंद सहित ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के पास में मिल जाती है और इसकी राजस्थान में लंबाई 480 किलोमीटर है।
ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र वाली नदी मानी जाती है। बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी बेड़च, खारी, कोठारी, मेनाल, मानसी, डाई, ढील, ढूंढ, मोरेल, सीप इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, नदी और सहायक नदियां कौन सा सुमेलित नहीं है? माही, अनास, लूनी, बांडी, काली सिंध, निवाज, बनास, सागी। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। बाकी माही की सहायक नदी अनास, चाप, मोरेन, भादर, हरण, ईरू इत्यादि माही की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियों की बात करें, लूनी की सहायक नदी में बांडी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। काली सिंध की सहायक नदी निवाज है। इसके अलावा आहू भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और काली सिंध और आहू के संगम स्थान पर ही झालावाड़ का एकमात्र जल दुर्ग गागरोन दुर्ग स्थित है। बनास की सहायक नदियों के बारे में हम अभी जिक्र कर चुके ही हैं। तो अब सागी बनास की सहायक नदी नहीं है तो ये किसकी सहायक नदी है? तो सागी लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियों में बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, जवाई, सागी, जोजड़ी ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक बात आपको और मैं बता देता हूं जो कंफ्यूजन वाली है। एक नदी है सागी और एक नदी है साबी। ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। इसके अलावा पहले मैंने बताया एक नदी है मोरेन और एक नदी है मोरेल। तो मोरेल और मोरेन के बारे में भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। अब सागी और साबी के बारे में क्लियर कर देता हूँ। सागी नदी लूनी की सहायक नदी है, जबकि साबी नदी है ये अंत प्रवाह वाली नदी है। घग्गर, काकनी, कांतली, साबी और रूपारेल ये राजस्थान की प्रमुख अंत प्रवाह वाली नदियां हैं। साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है और अलवर में बहती हुई हरियाणा के पाटौदी के पास में ये विलीन हो जाती है। जो सागी नदी है वो जालोर से उद्गम होकर जालोर में ही लूनी के साथ में मिल जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? तो उदयपुर और बारां राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। वर्तमान की जो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों की बात करें तो पहला नंबर आता है उदयपुर का और दूसरा नंबर आता है अलवर का और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर आता है प्रतापगढ़ का। ये राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम है, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों की बात करें तो चूरू जिला सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। इसके मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वनों का विस्तार है। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है हनुमानगढ़ का और तीसरा नंबर आता है जोधपुर का। ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राजस्थान के जिले हैं और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.57% भूभाग पर वनों का विस्तार है। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदा का प्रकार और जिले दिए हुए हैं। लाल लोमी डूंगरपुर, प्रवर्तीय मृदा उदयपुर, पीली भूरी बीकानेर, गहरी मध्यम काली कोटा। तो इसमें पीली भूरी बीकानेर सही सुमेलित नहीं है। बाकी लाल लोमी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। प्रवर्तीय मृदा उदयपुर ये भी सही है। गहरी मध्यम काली मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, यह भी सत्य है। तो फिर पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पीली भूरी रेतीली मृदा नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। ठीक है, नागौर, पाली, पीली भूरी रेतीली मृदा।
और बीकानेर में किस प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है? तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, इन जिलों में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेतीली बलुई मृदा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध या बैराज का सही क्रम है? तो चंबल नदी के बांधों के संबंध में पूछा है प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। ऊपर से नीचे प्रवाह का मतलब उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, ऊपर यानी कि चंबल नदी पर पहले कौन सा बांध बना है, उसके बाद में उसके नीचे कौन सा है, उसके बाद में उसके नीचे कौन सा है, इस प्रकार से हमें देखना है। तो पहले बांध है इस पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज कोटा में। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर स्थित कुल 4 बांध हैं। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी परियोजना है। राजस्थान में कुल 3 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जबकि गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इन बांधों में सबसे बड़े बांधों की बात करें तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा गांधी सागर। और राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो होगा उत्तर राणा प्रताप सागर। ठीक है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, झालावाड़। तो ये सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके अलावा झालावाड़ में 1-2 और सिंचाई परियोजना है, जिसमें चोली, रामगंज मंडी, छापी और भीम सागर, ये सभी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित हैं। अब बात करते हैं कि टोंक में कौन सी सिंचाई परियोजना है। तो टोंक जिले में एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है टोरडी सागर। टोरडी सागर सिंचाई परियोजना टोंक जिले में है। कोटा जिले की बात करें, तो कोटा में एक प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है सावन भादो। इसके अलावा हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना भी कोटा जिले में है। ठीक है, और सवाई माधोपुर में भी एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है मोरा सागर सिंचाई परियोजना। यह सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके अलावा मोरेल सिंचाई परियोजना भी सवाई माधोपुर और दौसा में स्थित है। यहाँ पर मोरेल बांध बना हुआ है। तो राजस्थान के इन चारों ऑप्शंस में विभिन्न प्रकार की सिंचाई परियोजना है जिसके बारे में हमने जाना। झालावाड़ में रामगंज मंडी, चोली, छापी और भीम सागर, कोटा में सावन भादो और हरिश्चंद्र सागर, टोंक में टोरडी सागर, सवाई माधोपुर में मोरा सागर और मोरेल सिंचाई परियोजना प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मेवाती और नागौरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। नाली गोवंश की नस्ल नहीं है, बल्कि नाली भेड़ की नस्ल है। गोवंश की नस्लों की बात करें तो मालवी, मेवाती, नागौरी, सांचोरी, थारपारकर, कांकरेज, राठी, गिर, ये गाय की प्रमुख नस्लें मानी जाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। डेजर्टिफिकेशन इज द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। भूमि अवकर्षण का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्तरीकरण में सहायक है। डेजर्टिफिकेशन हेल्प्स इन स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन राजस्थान। वनों उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। Deforestation and overgrazing are the main cause of desertification in Rajasthan.
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कोड की सहायता करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, यानी कि भूमि का अपरदन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो उसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। भूमि की ऊपरी परत का एक स्थान से हटकर दूसरी स्थान पर स्थानांतरित होना ही मरुस्थलीकरण है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है, यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो बालुका स्तूपों के स्टेबलाइजेशन में सहायक है। तो ये बिल्कुल गलत है। बालुका स्तूप मरुस्थलीकरण से स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि मरुस्थलीकरण तो बालुका स्तूपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, न कि स्टेबलाइजेशन का। तो इसमें 2 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है वन उन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। वन उन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, वर्षा की कमी इत्यादि मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। तो इसमें ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य और जिलों की स्थिति दी हुई है। केला देवी अभ्यारण्य करौली में है, सही है। तालसापर चूरू में, रामसागर और वन विहार धौलपुर में, टोडगढ़ रावली भीलवाड़ा में। तो ये सही नहीं है 4 नंबर वाला। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है, ना कि भीलवाड़ा में। अजमेर के अतिरिक्त टोडगढ़ रावली राजसमंद और पाली में फैला हुआ है। ठीक है, राजसमंद, पाली और अजमेर में, इसीलिए 3 जिलों में फैला हुआ होने के कारण इसे 3 जिलों का त्रिवेणी धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। द कॉज ऑफ इको क्राइसिस इन अरावली रीजन आर वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण, जल प्रदूषण, खनिज खनन। तो अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के मूल कारण क्या है? तो वनोन्मूलन मूल कारण है, यानी कि जब वनों की हम कटाई कर देंगे, वन रखेंगे ही नहीं, तो फिर पशु पक्षी जीव जंतु कहाँ पर रह पाएंगे? उसका आवास है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो ये पारिस्थितिकी का प्रमुख एक संकट है। दूसरा है भूमि अवकर्षण, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जब भूमि का अवकर्षण हो जाएगा, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें उपजाऊ क्षमता क्षीण हो जाएगी, तो वहां पर कुछ घास फूस ही नहीं उगेंगे, तो फिर पशु पक्षियों के लिए, वन्य जीवों के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो फिर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो बी वाला ऑप्शन भी सही है। जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट का मूल कारण नहीं है। बाकी खनिज खनन यानी कि माइनिंग भी अरावली में पारिस्थितिकी संकट का प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ए, बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का समूह सम्मिलित है? विच ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन सेकंड बी ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन एग्रो क्लाइमेट रीजन? ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन एग्रो क्लाइमेट रीजन में कौन से जिले हैं? तो ऑप्शन दिया गया है जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। तो राजस्थान के कृषि जलवायु खंड सेकंड बी के अंतर्गत जालोर, पाली और सिरोही जिलों का भूभाग सम्मिलित है। राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेश की दृष्टि से कुल 10 खंडों में बांटा गया है, और इसे भी हम मैप के जरिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, यानी कि लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर जालोर, सिरोही और पाली, ये 3 जिले हैं, ये लूनी बेसिन के संक्रांति क्षेत्र में है। तो आपको ये जो 10 कृषि जलवायु खंड है, इनको आपको बेहतरीन तरीके से याद करना होगा, क्योंकि इनसे संबंधित भी बार बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता रहा है।
सेकंड बी इसका क्रमांक है, जिसमें जालोर, पाली और सिरोही जिले है वो शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया। तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य राजस्थान का पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजस्थान में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई, तो अप्रैल 1874 में राजस्थान में रेल मार्ग की शुरुआत हुई। तो उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य ये रेल मार्ग की शुरुआत पहली बार हुई थी। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उनके बारे में भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो इस प्रश्न में आपको साथ ही साथ अप्रैल 1874 इस टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखना है। साथ ही आगरा से बांदीकुई के मध्य रेलवे की शुरुआत हुई, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013-14 में कुल लंबाई कितनी थी? तो 2013-14 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लंबाई थी, इसके संबंध में अधीनस्थ बोर्ड मौन है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान की भर्तियां हैं ये पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई हैं। पेपर कभी होता है, उसकी आंसर की कभी जारी होती है, रिजल्ट कभी आता है, तब तक ऑफिशियल डेटा भी बदल चुके होते हैं। ठीक है। तो वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए, वर्तमान में राजस्थान में नेशनल हाईवेज की संख्या की लंबाई कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये डेटा मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो में। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 31 मार्च 2019 तक 10,599 किलोमीटर है। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 10,599। पहले प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो कुल सड़कों की लंबाई है 2,64,244 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज की लंबाई है 10,599 या 10,600 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज की लंबाई है 15,517 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 1,75,937 किलोमीटर। और राजस्थान में रोड डेंसिटी यानी कि सड़क घनत्व 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है। यानी कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में 77.21 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 10,566 किलोमीटर। ये 3,000 3,500 के डेटा गए। नेक्स्ट है थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम स्टेशन है। थार एक्सप्रेस का भारत में अंतिम स्टेशन मुनाबाब बाड़मेर है और पाकिस्तान में इसका अंतिम स्टेशन है खोकरापार। खोकरापार से मुनाबाब तक थार एक्सप्रेस नाम से रेलवे लाइन चलती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली थार एक्सप्रेस देश की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा है और यह रेलवे लाइन कुल 329 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। 1965 के भारत पाक युद्ध में इस रेलवे को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में 18 फरवरी 2006 को पुनः इसका संचालन है वो शुरू किया गया और हाल ही में जो धारा 370 को हटाई गई थी तो उसके संदर्भ में भी पाकिस्तान आक्रोशित हुआ और उन्होंने थार एक्सप्रेस और दिल्ली लाहौर के मध्य जो बस सेवा चल रही थी उसे भी बंद कर दी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एस्बेस्टोस के दो अग्रणी जिले हैं। तो एस्बेस्टोस के दो अग्रणी जिले हैं उदयपुर और डूंगरपुर और राजस्थान में देश का 89% एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, एस्बेस्टोस 89%, एमराल्ड, गार्नेट, जास्पर, वोल्स्टनाइट ये 100%, जिप्सम 93%, रॉक फास्फेट 75%। तो ये जो डेटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसे अच्छी तरीके से याद करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के फैक्चुअल प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड काफी बार पूछ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। उदयपुर में एस्बेस्टोस के उत्पादन की बात करें तो उदयपुर के दो प्रमुख स्थान हैं, खेरवाड़ा और ऋषभदेव।
यहाँ पर एस्बेस्टोस का प्रमुख उत्पादन होता है। इसके अलावा नाथद्वारा, आसिंद और सलूम्बर में भी इसका उत्पादन होता है। डूंगरपुर में इसके उत्पादन की बात करें तो डूंगरपुर के देवल, पीपरदा और मकोल नामक एस्बेस्टोस की प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में भी सीमित मात्रा में एस्बेस्टोस का उत्पादन है वो किया जाता है। आगे कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र दिया हुआ है। लो एश, नाथरा की पोल, तांबा, पुरबनेड़ा, दरिबा, एस्बेस्टोस, झामरकोटड़ा, जिप्सम, जामसर। तो एस्बेस्टोस, झामरकोटड़ा, तो झामरकोटड़ा का एस्बेस्टोस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी जिप्सम, जामसर, बिसरासर, गोठ मांगलूद, भदवासी, यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। और राजस्थान देश का 93% जिप्सम का उत्पादन है वो करता है। ठीक है। एस्बेस्टोस का उत्पादन मैंने आपको बता दिया, डूंगरपुर और उदयपुर के जो भी स्थान थे। तांबा और लो एस के प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। नाथरा की पोल और थुरहुंडेर ये उदयपुर में है, लो एस के प्रमुख भंडार। इसके अलावा दौसा के निमला, रायसेला, झुंझुनू के डाबला, सिंगाना क्षेत्र में और बगोली सराय, पचलंगी, नीम का थाना क्षेत्र, सीकर में भी लो एस के प्रमुख भंडार हैं। तांबा की बात करें तो तांबा अलवर के पुरबनेड़ा, दरिबा, इसके अलावा झुंझुनू के खेतरी, सिंगाना और अलवर के खोदरीबा में तांबे के प्रमुख भंडार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर ये राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, यानी कि राजस्थान के उत्तरी जिले और राजस्थान के दक्षिणी जिले ये चावल उत्पादन में भी अग्रणी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। तो कपास उत्पादक जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास भी बोई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में नरमा के नाम से जाना जाता है। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ए सही है, आर गलत है। चंबल नदी राजस्थान की वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका जल केवल सिंचाई के उपयोग के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि इसका जल पेयजल के रूप में भी यूज लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये रीजन आर है वो गलत हो जाएगा। शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देबारी है। तो शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देबारी अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों के नाम है। इन दर्रों के अलावा अरावली में कामली घाट, गोरम घाट, देसूरी किनाल, हाथीगुड़ा किनाल इत्यादि महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। तो जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है ईसराना भाकर। तो ईसराना भाकर की ऊंचाई है वो 839 मीटर है। ठीक है। रोजा भाकर की ऊंचाई 730 मीटर और झारोला पहाड़ की ऊंचाई 588 मीटर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो है ईसराना भाकर। नेक्स्ट, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। तो जयपुर में मेट्रो रेल मानसरोवर से चांदपोल के मध्य चलती है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है। तो फलोदी के निकट बाप क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला जैसलमेर है 464 किलोमीटर और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर 168 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070 और
पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र का जो गोल घेरा है इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है। तो माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर राजस्थान में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान के बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है। और गुजरात के महीसागर जिले में कडाना बांध बना हुआ है, यह भी इसी माही नदी पर है। और माही नदी के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यह मेहर झील से उद्गम होती है इसका, और राजस्थान के खांदू नामक गांव से राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात में चली जाती है और फिर खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। इसी नदी पर डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम बना हुआ है, और यही नदी सोम और जाखम नदियों के साथ में मिलकर डूंगरपुर के आसपुर तहसील के नवा टापरा गांव में त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहीं पर बेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला भी लगता है जो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कथन ए, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन तो ये है कि वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है ये है कि यह प्रभावशाली विधि क्यों है। तो कारण दिया है कि पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक प्रभावशाली विधि नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अगर वर्तमान में प्रभावशील न भी होती तो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि के रूप में उसका अस्तित्व तो होता ही। इसलिए कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण है ये सही नहीं है। इस पेपर का राजस्थान ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र के, 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र को। तो ये जो डार्क जोन है ये 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र को इंगित करता है, क्योंकि राजस्थान का जो यहाँ पर सिरोही वाला भाग, इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा और हाड़ौती का जो पूरा का पूरा भाग है, ये राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले जिले और स्थान है। इसलिए यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो 80 सेंटीमीटर प्लस ही रहती है। ठीक है, और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान सिरोही है, माउंट आबू। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम है जैसलमेर का। तो इन तथ्यों को भी आप साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए चलें।